welcome to the first lecture of our new chapter, that is the Newton's laws of motion. Here guys, this chapter will be divided into two parts and we'll discuss according to this only. दो पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे. This is because in HC Verma, in fact in Cengage also, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है. फर्स्ट पार्ट विदाउट फ्रिक्शन एंड सेकेंड पार्ट विद फ्रिक्शन. सो बेसिकली हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस और इस फोर्सेस का स्टडी आज से शुरू हो रहा है. हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि मैकेनिक्स दो प्रकार के होते हैं, दो ब्रांच है मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. In case of kinematics, we discuss motion, but we do not bother that how this motion is caused. Kinematics में हम लोग motion discuss करते हैं, हम लोग ये चर्चा करते हैं कि एक body move कर रहा है, लेकिन हम लोग इस बात का चर्चा नहीं करते हैं कि वो body क्यों move कर रहा है. We discussed कि किसी का velocity है, कितना distance travel करेगा, कितना time चलेगा, ये सारा बात हम लोग discuss करते हैं, लेकिन इस बात का चर्चा नहीं करते हैं कि वो motion क्यों हो रहा है. But now we will discuss the cause of motion also. So from here onwards, the dynamics part of your mechanics portion starts. So what is dynamics? इसी को हम लोग dynamics भी कहते हैं. Dynamics का मतलब जहां पे cause of motion हम लोग डिस्कस करेंगे. Cause of motion. And what is the cause of motion? Force. Motion किसके वजह से होता है? फोर्स की वजह से. एंड दिस वी विल डिस्कस टुडे. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स क्या होता है यही पूरे फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है. पूरे फिजिक्स में 10 फोर्स है, 10 फोर्स पूरे फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, है ना. जिसमें से क्लास 11th में 7 फिजिक्स है, 7 फोर्स है और क्लास 12th में 3 है. क्लास 11th में कितने हैं? 7. कौन कौन से 7? पहला mg जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, अर्थ के द्वारा जो लगाया जाता है, mg. दूसरा नॉर्मल, तीसरा टेंशन, चौथा फ्रिक्शन, पांचवा स्प्रिंग फोर्स. इस 5 फोर्स को मैकेनिक्स का फोर्स कहते हैं. मैकेनिक्स में ये 5 पढ़ेंगे. फिर जब लोग सिलेबस के अंत में पहुंचेंगे क्लास 11th में, तो हम लोग फ्लूइड में 2 फोर्स और पढ़ेंगे, बायएंड फोर्स और विस्कस फोर्स. तो ये 7 फोर्स 11th में मिलेगा. 12th में जाके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहला मिलेगा. Then we'll discuss magnetic force in magnetics. The last one is nuclear force. न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो 3 फोर्स हम लोग को 12th में पढ़ना है, 7 11th में. अभी 5 पढ़ना है. कौन कौन से? तो अब आप लोग सब लोग को उंगली पे इसको याद रखना है. पहला mg, तो इसको मैं ऐसे कहता हूँ, एक ठो mg, एक ठो नॉर्मल, एक ठो टेंशन, एक ठो फ्रिक्शन और एक ठो kx. फिर से मैं कह रहा हूँ, एक ठो mg, आप लोग मेरे साथ बोलिए, एक ठो mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ठो नॉर्मल, तीसरा टेंशन, चौथा फ्रिक्शन और पांचवा kx. kx का मतलब स्प्रिंग फोर्स. ये 5 फोर्स पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग सारे फोर्स के बारे में चर्चा शुरू करेंगे. ठीक है. इस 5 फोर्स जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें से एक को मैंने हटा दिया, फ्रिक्शन को. ठीक है. बाकी जो 4 हैं उनको हम लोग NLM 1 में पढ़ेंगे. NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? NLM. तो NLM में हम लोग 2 पार्ट करेंगे. पहला विदाउट फ्रिक्शन. पहले हम लोग फ्रिक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, बाकी सारा फोर्स पढ़ लेंगे. 4 फोर्स, mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, mg, नॉर्मल, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स. ये 4 फोर्स का चर्चा कर लेंगे और उसके बाद इन चारों फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन भी लगाएंगे. इन चारों फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन मिलाएंगे. सॉरी, ये होगा विद फ्रिक्शन. ये 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी आपको बुक्स में इन्हीं 2 पार्ट में मिलेगा. पहले विदाउट फ्रिक्शन, फिर विद फ्रिक्शन. ठीक है. इन पूरे सीरीज में हम लोग पूरा HCV भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. HCV तो सॉल्व करेंगे ही, सिंगेज, DC पांडे ये भी साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे. ठीक है. देखिए ये चैप्टर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं कि IIT में क्या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन जनरल ट्रेंड ऐसा होता है कि ये चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है, तो IIT में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाता है. इन जनरल जेईई मेंस में, नीट में पूछा जाता है, लेकिन जेईई एडवांस में नहीं पूछा जाता. लेकिन क्या इसके बिना कोई चैप्टर और पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं.
इसके बिना कोई और चैप्टर आप पढ़ ही नहीं सकते। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आगे वर्क, पावर, एनर्जी, कोलिजन कुछ भी नहीं कर सकते, रोटेशन कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट पूरा का पूरा फिजिक्स यही चैप्टर है, इसलिए यहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है, मेन शुरुआत। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी आपका रिवाइज होगा। ठीक, तो आज सबसे पहले मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डिस्कस करना शुरू करता हूँ और आज का लेक्चर मोर और लेस थ्योरेटिकल होगा। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे और इन थ्योरेटिकल चीजों को, इन कॉन्सेप्चुअल चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। और मैं ये बेट कर सकता हूं कि आप में से 50% लोगों को आज जो मैं थ्योरी बताने जा रहा हूं उनमें गलत गलत चीजें पता होंगी, क्रिस्टल क्लियर चीज नहीं पता होता है, क्योंकि इतने अच्छे से आपने ना बचपन में पढ़ा ना इन 11th में स्कूल वगैरह में पढ़ाई होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, फिर आगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कोई पूछे क्या है भाई, तो कहेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फोर्स का एक डेफिनेशन तो हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फोर्स का डेफिनेशन है। तो फोर्स का डेफिनेशन तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि फोर्स एक पुश या पुल होता है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो फोर्स एक पुश या पुल होता है जो कि किसी भी बॉडी के मोशन को या मोशन के स्टेट को चेंज करने का कोशिश करता है। अगर वो बॉडी चल रहा है तो उसको रोकने का कोशिश करता है या उसके स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको चलाने का कोशिश करता है। अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। ये फोर्स। तो फोर्स पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। फोर्स पुश नेचर का भी हो सकता है, पुश मतलब धक्का देना, या पुल नेचर का भी हो सकता है, खींचना। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे। लेकिन न्यूटन ने फोर्स के डेफिनेशन को 3 लॉज में डिफाइन किया। फोर्स के डेफिनेशन को 3 लॉज में डिफाइन किया। इसी को हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। इसी को हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। वेट फॉर 1 मिनट। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने फोर्स के डेफिनेशन को 3 लॉज में क्लासिफाई किया। पहला लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ क्या है? तो ये तो आप लोग सब लोग पढ़े थे, खैर मैं फिर से बता रहा हूं। पहला लॉ क्या कहता है? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उन स्टेटमेंट के हर वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in uniform motion, a body in uniform motion will remain in uniform motion, will remain in uniform motion until and unless an external unbalanced force acts on it. So what are we discussing? Newton's law of motion, the 5th chapter of our class 11th discussion. What we said, what we discussed, that Newton's law of motion is definition of force. Now we are discussing the first law of motion. पहला law of motion discuss कर रहे हैं। First law of motion क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है, एक बॉडी जो कि रेस्ट पे है, तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट पे ही रुका हुआ रहूं। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो सी यहाँ पे आपका बात आ गया काइनेमेटिक्स का। What is the meaning of uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट है।
सॉरी नॉट स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। If velocity is constant, what does it mean? Acceleration is zero. Acceleration क्या है? Zero है। So a body in uniform motion will remain in uniform motion until and unless an external unbalanced force acts on it. पहला गलती आप लोग करते हैं, क्या बोलते हैं? Body at rest will remain at rest. A body in motion will remain in motion. मोशन तो बहुत तरह का होता है। कौन सा मोशन का बात किया गया है? यूनिफॉर्म मोशन का। Point number 2. This word is very important. External unbalanced force. External unbalanced force. मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए है, वो इंटरनल फोर्सेस के लिए नहीं है। क्या समझिए? इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। हम लोग अगर किसी को सिस्टम मान रहे हैं तो उस सिस्टम के बॉडीज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। और सिस्टम आप कैसे ही मान सकते हैं, समझिए लग रहा है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। मान लीजिए ये बॉडी ए है, ये बी है और ये सी है। सी जो है ए पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलेंगे एफ ए सी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। मैं इसको लिख दे रहा हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये सी जो है बी पे फोर्स लगा रहा होगा इस तरह से, उसको बोलेंगे एफ सी बी। ये जो बी है वो ए पे इधर फोर्स लगा रहा है, एफ ए बी। अभी हम कुछ भी ले रहे हैं, बस आप देखिए कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, बस इतना समझिए। ये बी सी पर फोर्स लगा रहा है इधर, एफ सी बी। ये ए बी पे लगा रहा है इधर, एफ बी ए। और ये ए सी पे लगा रहा है, एफ सी ए। ठीक है। अब अगर मैं सिस्टम ले लूं, ये पूरे को, इस पूरे को सिस्टम ले लूं, तो इंटरनल फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगाते हैं। इस फोर्स की बात कीजिए, एफ ए सी किस पर लग रहा है? ए पर। कौन लगा रहा है? सी। क्या ए और सी दोनों इस सिस्टम का पार्ट है? कहेंगे यस। ये जो देखिए रेड वाला पूरा मेरा सिस्टम है, रेड के अंदर तो ए और सी आ रहा है, मतलब ये जो एफ ए सी है वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स किसको बोलते हैं? वह फोर्स जो कि सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगाते हैं। द फोर्स which is experienced by one particle of a system due to another particle of the same system, ठीक है, is called internal force। ये उसका डेफिनेशन होगा, ये आप लिख लेंगे। तो ये एफ ऐसे इंटरनल फोर्स है। कैसे चेक किए? फिर से तुम्हें देखिए, किस पे लग रहा है? ए पर। कौन लगा रहा है? सी। ए और सी दोनों इस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसको इंटरनल फोर्स कहेंगे। ये फोर्स किस पे लग रहा है? ए पर। कौन लगा रहा है? बी। दोनों इसी सिस्टम का पार्ट है, इंटरनल फोर्स। यहां पे सारे फोर्स इंटरनल फोर्स हैं। हियर ऑल फोर्सेस आर इंटरनल। ठीक है। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कौन से फोर्स की बात कह रहा है कि बॉडी रेस्ट पे रहेगा या मोशन में आ जाएगा? कब? जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। इंटरनल फोर्स की बात नहीं की जा रही है यहां पे। अब एक्सटर्नल फोर्स समझिए किसको बोलते हैं। फिर से मैं यही एग्जांपल दे रहा हूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये एफ ए सी, ये एफ सी ए, ये एफ सी बी, ये एफ बी सी, ये एफ बी ए, ये एफ ए बी। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, इन दोनों को मैं सिस्टम मान लूं, और अब मैं पूछूं कौन कौन सा फोर्स इंटरनल है। एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चों ने कहा कि सर इंटरनल फोर्स में देखिए ये चारों इंटरनल है, ये दोनों एक्सटर्नल है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो ये भी कहा है, इंटरनल फोर्स का डेफिनेशन यही होता है कि जो रेड के अंदर हो वो इंटरनल होगा, रेड के बाहर वाला एक्सटर्नल। ये सब ना मिसकॉन्सेप्शन होता है। लेक्चर्स के एक एक वर्ड को सुनना है जो आपकी फैकल्टी आपको कहे। जो मैं कहूं वो मैं नहीं कह रहा, वो न्यूटन ने कह के गए, तो न्यूटन की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं।
इसलिए उनके बातों को फॉलो करना है, मेरे बातों को फॉलो करना है, ना कि अपना कॉन्सेप्ट बना लेना है। वहीं पे गलती होता है। तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि रेड के अंदर जो होगा उसको इंटरनल फोर्स कहेंगे, मैंने चेक करना आपको सिखाया। अब मैं पूछूं कि बताओ ये जो FAC है ये कैसा फोर्स है? तो देखिए ये किस पर लग रहा है? ए पर। कौन लग रहा है? सी। क्या ए और सी सिस्टम का पार्ट है? कहेंगे नहीं। इसलिए ये FAC कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये FCA कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, लेकिन ये दोनों इंटरनल है। ये भी फोर्स इंटरनल है, ये भी फोर्स इंटरनल है। क्यों? ये चेक कीजिए, FAB किस पर लग रहा है? ए पे। कौन लगा रहा है? बी। दोनों सिस्टम का पार्ट है। ये एक्सटर्नल फोर्स आपको समझा दिया। ये चीज सीखना आपको, ऐसे डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, वो समझना, उसका वर्ड्स का मीनिंग समझना है। और इनर क्या होता है? क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग ही नहीं पता है। उस मीनिंग को समझना है। अगर आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यही मेरा काम है आपको सिखाना, ये कैसे समझना है उसको। आगे चलिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं एक बॉडी लूं इस तरह से, इस बॉडी का मास m है, इधर से भी मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये हो गया 10 I कैप, इधर की तरफ को I कैप कहते हैं, इसको कहेंगे 10 माइनस I कैप। अपोजिट नेट फोर्स कितना हो गया? 0। ऐसे फोर्स को, नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। बैलेंस्ड फोर्स, ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन ये कैसा फोर्स की बात कर रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब कि ये बॉडी है, इसका मास m है, इधर से मैं अगर 20 न्यूटन लगाऊं, इधर से 10, तो नेट फोर्स आप कहेंगे 10 न्यूटन राइटवर्ड, या I कैप, 10 I कैप। ये कौन सा फोर्स है? ये अनबैलेंस्ड फोर्स है ना? सो इट इज एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर रेस्ट पे है तो उसको चला सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, उसके वेलोसिटी को चेंज करा सकता है। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इस बात से न्यूटन ने कहा कि हर बॉडी का एक टेंडेंसी होता है, हर बॉडी का एक टेंडेंसी होता है, जिस टेंडेंसी की वजह से अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो चाहता है कि हम रेस्ट पे ही रहें, बॉडी मोशन में है तो वो चाहता है कि हम मोशन में ही रहें। इस टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। हिंदी मीडियम वाले के लिए इसको जड़ता कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़ता का नियम। इनर्शिया का हिंदी होता है जड़ता। मेरा थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों कमजोर है, थोड़ा इसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैसे सही है ये। इसको जड़ता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया किसी बॉडी का टेंडेंसी होता है, वह टेंडेंसी जिसकी वजह से वह बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी by virtue of which a body at rest will remain at rest whereas a body in motion tends to be in motion। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो इसी के बारे में बता रहा है कि रेस्ट का बॉडी रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन का बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। वो कब चेंज होगा? जब आप फोर्स लगाएंगे। ये तो कह रहा है। एक बात इसको समझिए, इनर्शिया जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास ज्यादा होगा ना तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए मेरे पास एक फुटबॉल है और उतना ही तो उससे ज्यादा मास का एक पत्थर है, ठीक है, शेप सेम है, साइज सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। एक फुटबॉल है और एक मेरे पास क्या है? पत्थर है, दोनों जमीन पर रखा हुआ है। किसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली पत्थर का मास ज्यादा है तो उसको चलाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना? तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो ये बात मैं यहां लिख रहा हूं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो है वो
मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है कि हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है ये? डेफिनेशन ऑफ फोर्स है। 3 लॉ है। पहला लॉ जो है वो फोर्स का क्वालिटी बताता है। सो द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि फोर्स की क्या क्वालिटी है, फोर्स क्या कर सकता है। इस क्वालिटी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताता है, ठीक है। आई होप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, घर में आप कर सकते हो चाहो तो। एक आप ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो, उसके ऊपर एक कॉइन रख दो। कॉइन इज एट रेस्ट। आप अगर कार्डबोर्ड को हिट करोगे ना तो कार्डबोर्ड निकल जाएगा, वो कॉइन उसी में जाके गिर जाएगा ग्लास में। ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर में कर सकते हो। क्योंकि वो कॉइन रेस्ट पे था, वो चाह रहा था हम रेस्ट पे ही रहें। कार्डबोर्ड को हिट किए तो कार्डबोर्ड निकल लिया, अगर वहां फ्रिक्शन कम हो तो कार्डबोर्ड निकल लिया, वो रेस्ट की वजह से वो नीचे गिर गया। ये हम लोग कैरम बोर्ड में भी कैरम का गोटी लिखा रहता है, हिट करते हैं तो नीचे वाला निकल तो ऊपर वाला नीचे बैठ जाता है। सेम चीज हम लोग बस वगैरह में, बस चलाइए, ट्रेन में रहिए, ठीक है। ट्रेन में तो खैर इतना कम फील होता है, लेकिन बस वगैरह में तो बहुत ज्यादा फील होता है। इमेजिन करो आप बस में खड़े हो, ठीक है, अभी बस रुकी हुई है, तो जब बस रुकी हुई तो आपका पूरा बॉडी रुका हुआ है और आपका पैर बस के कांटेक्ट में है ना। तो पैर भी रुका हुआ है, बस भी रुका हुआ है, पूरा बॉडी भी रुका हुआ है। हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं और वो बोन्स जॉइंट है। तो होता यह है कि जब बस चलना शुरू करेगा, ठीक है, तो आपका पैर तो बस के कांटेक्ट में था, तुरंत आपका पैर भी चलना शुरू कर दिया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ जो बॉडी था वो चलना शुरू नहीं किया था। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, आपका पैर आगे निकल जाएगा, पूरा बॉडी थोड़ा लगता है पीछे की तरफ गिरने का कोशिश करते होता है। हम लोग पकड़ लेते हैं कोई चीज को कि गिरे नहीं। सिमिलरली आगे फिर बस चलने लगी, आप अपने बॉडी को उस पर स्टेबल कर लिए, तो आपका पूरा बॉडी मोशन में आ गया। आपका ऊपर पार्ट भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, लेकिन पैर बस के कांटेक्ट में है। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो बस रेस्ट पे आ गया, आपका पैर भी इमीडिएटली रेस्ट पे आ गया क्योंकि पैर उसके कांटेक्ट में है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट इनर्शिया की वजह से वो मोशन में था, तो चाहेगा मोशन में ही रहे, इसलिए सामने की तरफ लोग जाके गिरते हैं। इसलिए हैंडल को पकड़ के रखते हैं, सीट को पकड़ के रखते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं कार में। दिस इज द रीजन, है ना। इसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसको लिखिए, फिर हम लोग सेकंड लॉ की तरफ चर्चा करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को एक टर्म सीखना पड़ेगा। इस टर्म का नाम है मोमेंटम। मोमेंटम जो है क्लास 9th तक के लेवल पे बहुत आसान होता है और एक ही टाइप का होता है, लेकिन क्लास 11 में सॉरी, 2 टाइप का मोमेंटम होता है। सोच समझिए, अगर मैं सिर्फ मोमेंटम कहूं तो मोमेंटम 2 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसकी बात अभी हम लोग चर्चा करेंगे आज, और इसको P से लिखते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। दूसरा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लोग L से लिखते हैं, ये भी वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, यहां मैं बस थोड़ा सा बात आपको बताऊंगा। सो मोमेंटम 2 तरह का होता है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन जब तक मोमेंटम नहीं पढ़ लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ लेते हैं, रोटेशन तक नहीं चले जाते हैं, तब तक अगर कहीं मोमेंटम मिले तो आप यही समझिएगा, इन जनरल मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम ही होता है। मोमेंटम कहीं लिखा रहे तो आप लीनियर मोमेंटम ही समझ लेना, क्योंकि एंगुलर तो अभी भी जानते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम 2 तरह का होता है। आगे चल के हम लोग एक और मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो बात ये कि सर जब आगे चल के पढ़ेंगे ही तो अभी क्यों बताएं? उसका एक मकसद है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अभी आपको केमिस्ट्री में एक जगह मिलेगा। केमिस्ट्री वाले सर जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम का यूज पड़ेगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा उसको बता दूंगा ताकि आपका काम बन जाए। लीनियर मोमेंटम ये होता है, अगर कोई बॉडी है, उसका कुछ मास है, m मास का बॉडी, और इसके पास कुछ
वेलोसिटी है v, तो इसका लीनियर मोमेंटम p होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये आपको बताना है यहां पे मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट हो रहा है। ये कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का होता है। ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। नॉर्मल जो भी सॉल्यूशन है वो सिंपली करेंगे, उसमें कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस बॉडी का मास 2 kg है और इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई कैप में है, तो मोमेंटम क्या लिखेंगे इसका, p वेक्टर। p वेक्टर क्या लिखेंगे इसका, मास 2 into 5 10 आई कैप। नहीं डॉट प्रोडक्ट किए नहीं क्रॉस प्रोडक्ट किए, तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। यहां पे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है स्केलर, और ये वेलोसिटी क्या है वेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट लिखेंगे kg, मास का हो गया kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, डायमेंशन में लिखेंगे तो kg को m से लिखते हैं, मीटर को l से t का पावर -1। देखिए मैंने आपको कहा था यूनिट एंड डायमेंशन में कि जो भी न्यू टर्म्स मिलेंगे ना उसके हम लोग डायमेंशन हमेशा लिखते चलेंगे। ठीक, लीनियर मोमेंटम क्लियर। इसके बारे में एक दो बात और समझिए, इसको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। तो ये हम लोग का पहला सवाल है लॉज ऑफ मोशन का। अब देखिए मैं कैसे काइनेमेटिक्स को यहां इन्वॉल्व करूंगा। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है 2 kg और इस पार्टिकल को एक टावर से मैंने ड्रॉप कर दिया। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इस टावर का हाइट है 80 मीटर। इस टावर का हाइट क्या है, 80 मीटर है। जब ये टावर से ये पार्टिकल गिरेगा और गिर करके इसको स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करते वक्त इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है। हिट किया, हिट करके ये रिबाउंस किया, हिट करके क्या किया, रिबाउंस किया सेम वेलोसिटी से। रिबाउंसेस विथ सेम वेलोसिटी, अलग भी हो सकता है। मैंने सेम वेलोसिटी जानबूझ के लिया है, मुझे एक बात और बताना है इसलिए। हाफ भी हो सकता है वेलोसिटी, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि वो अगर 100 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया तो रिबाउंस भी 100 से होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसका हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस याद रखिए कि अगर कोई पार्टिकल किसी सरफेस से स्ट्राइक करके उसी वेलोसिटी से रिबाउंस हो रहा है तो इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन। ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। फाइंड चेंज इन मोमेंटम, इसको डेल्टा p वेक्टर कहेंगे। इसका मैग्नीट्यूड पूछना है आपसे। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तो आप लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये बताइए जब ये पार्टिकल यहां से आया, यहां जब हिट किया, अच्छा चेंज इन मोमेंटम कब, जब ये हिट करके रिबाउंस हुआ, तो इस दौरान चेंज, यहां से यहां का चेंज नहीं, हिट करके रिबाउंस हुआ तो चेंज कितना हुआ, मतलब रिबाउंस के करने के बाद का चेंज पूछ रहा है। रिबाउंस करने जस्ट पहले और रिबाउंस करने के जस्ट बाद, इन दोनों का चेंज पूछ रहा है। चेंज मतलब फाइंड मास इनिशियल। तो देखिए जब ये हिट कर रहा था तब वेलोसिटी कितना होगा, तो ये हम लोग पढ़े हैं। किसी टावर से किसी पार्टिकल को गिराते हैं तो कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करता है, √2gh। 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 80, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे इसका मास हो गया 2, वेलोसिटी हो गया 40, तो ये हो गया 80 और किधर की तरफ, -j, नीचे की तरफ, है ना। हिट किया, हिट करके रिबाउंस कर गया, तो फाइनल वेलोसिटी भी इतना ही रहेगा क्योंकि सेम वेलोसिटी से रिबाउंस किया है। लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, 80 + j। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है।
मोमेंटम पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम पूछूं तो आप कहेगा फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो 80 माइनस ये माइनस 80 का देखिए तो हो जाएगा 160 जी क्या मैग्नीट्यूड वाइज पूछेंगे तो 160 kg मीटर पर सेकंड। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? एक टर्म और है, ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, इसी को हम लोग इंपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो कभी भी आपसे बोलेगा इंपल्स निकालिए, तो इंपल्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसका मतलब इंपल्स का अगर आपसे यूनिट पूछे क्या होगा, तो भाई ये तो चेंज इन मोमेंटम है, तो जो मोमेंटम का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा? इंपल्स का भी यूनिट होगा, है ना। सो इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इस बात को याद रखना है आगे से, और इस बात को हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये लीनियर मोमेंटम की बात हो गई। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एक सवाल से हमने समझ लिया इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो यहां मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं, मैं मास लिख दे रहा हूं। m मास का पार्टिकल घूम रहा है v वेलोसिटी से, इसका रेडियस r है, तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं mvr। कितना लिखते हैं? mvr। ये आपको याद रखना है। तो यहां मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी है और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, अगर मैं आपसे एंगुलर मोमेंटम का SI यूनिट पूछ दूं तो मास का हो गया kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड इनटू रेडियस का मीटर, तो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन m, kg को m से लिख दिया, मीटर को l से, तो l स्क्वायर t का पावर -2। सो सी, दोनों मोमेंटम का डायमेंशन और यूनिट अलग अलग है। ये एंगुलर मोमेंटम है, डेफिनेशन भी, फार्मूला भी अलग है, लीनियर मोमेंटम का भी अलग है। ठीक है, तो ये आपको दोनों बात मैंने बता दिया मोमेंटम के बारे में। यहीं से अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू होता है, वो लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन आज समय हो गया, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यहीं से आगे मिलेंगे। राइट, सो दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।